Its plane is bigger than ever, with a wingspan of 341 meters. Even a skyscraper would have to be embarrassed. The wheels on the landing gear are 2.4 meters in diameter. So, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप एवरीबॉडी इज स्टार्टेड ज्वाइनिंग और मेरी आवाज़ आपको आ रही है। प्रेजेंटेशन मैंने आपसे शेयर की है। आई एम श्योर इट वुड आल्सो बी विजिबल, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी डिसकनेक्टेड। तो हमने जो थोड़ी देर पहले बात की वो उसकी एक छोटी सी समरी को हम डिस्कस करते हैं, और वो समरी इस स्लाइड के ऊपर आपको नजर आएगी। और ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको जी मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, सो हमने थोड़ा सा प्रीमाइज दिया था, स्टार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च, और स्टिल आई हैव नॉट येट कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, बट ये कि रिसर्च पेपर्स की जो सिग्निफिकेंस है और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर हमने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन बात की है, शेर हासिल बहस की है, और कुछ उस पर हमने क्लैरिटीज ली हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च के हवाले से, या रिसर्च जब आप करना शुरू करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को देखा जा रहा होता है, उस पर हमने थोड़ी सी बात की। उसमें हमने देखा कि एक हमारा पर्पस क्या है। पर्पस हमारा एक्सप्लोरेशन हो सकता है, डिस्क्राइब करना हो सकता है, या एक्सप्लेन करना हो सकता है जब हम कोई एक रिसर्च एक्टिविटी करते हैं। उसका यूज बेसिक या अप्लाइड नेचर हो सकती है। टाइम के लिहाज से वो रिसर्च क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। और अब एक लास्ट चीज़ है कि डाटा किस तरह का आप यूज़ कर रहे हैं, क्या ये क्वालिटेटिव डाटा है या क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये चार चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनता है एवरी टाइप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी विच यू कैरी आउट। इट इज ticking or okaying either one or a couple of them within the same. So now you would be knowing your answers better than anybody else कि आप इनमें से आपका पर्पस आपके रिसर्च का क्या है, उसका यूज किस पर्सपेक्टिव से है, उसमें टाइम डोमेन का फिनोमेना कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, और डाटा किस तरह का है। मैं अभी डाटा के ऊपर बात करता हूँ कि डाटा में दो किस्म की कैटेगरीज रिसर्च की हो सकती हैं, एक हम क्वालिटेटिव कहते हैं और क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो कमिंग ऑन टू दैट टू कंप्लीट द डिस्कशन। ठीक है जी, सो नाउ दिस स्लाइड शोज यू कि द रिसर्च फ्रॉम द डाटा कलेक्शन perspective could be divided into two categories. One is the quantitative research and second is the qualitative research. So quantitative research और qualitative research में बड़ा एक क्लियर डिफरेंस है, और द नेम इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट कि जब आपके पास क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो जाएं, नंबर्स आने शुरू हो जाएं, और आई वुड से कि एट्रीब्यूट्स ना हो, तो उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। Data can be expressed numerically and subject to statistical analysis, your experiments, surveys. Um, you carry out surveys, you carry out some coding, and then accordingly use some existing benchmarking techniques to compare your results. That is what we call as quantitative research. On the other hand, qualitative is mostly the data is in form of words or pictures. It is more of an attribute type of thing. It's more of the interviews which you carry out,
you measure somebody's viewpoints in some written expressions. Over there, the qualitative aspect of data comes in. और इसका एक आसान सी और फर्दर एग्जांपल हो सकती है कि आपने ये वेदर पिक्चर देखी होगी। वेदर पिक्चर के अंदर आप डाटा को दो तरीकों से बयान कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि जी इसके अंदर रेड कलर जो है वो शो कर रहा है कि ये हॉट एरियाज हैं या गर्म एरियाज हैं, और जो ब्लू कलर है ग्रेजुअली ग्रीन से येलो ग्रीन और ब्लू की तरफ आप आए तो ब्लू इज द कोल्डेस्ट रीजन। सो दिस इज वेयर वी कॉल एज द डाटा बीइंग रिप्रेजेंटेड एज क्वालिटेटिवली। वेयर एज अगर मैं यहाँ नंबर देना शुरू कर दूँ, किसी जो रेड रीजन है ये 45 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस तक का रीजन है, और येलो फॉर एग्जांपल 30 to 40 का रीजन है, और जो ग्रीन है वो 20 to 30 का रीजन है, और जो ब्लू है वो -5 से +10 तक का रीजन है। तो नाउ आई ब्रॉट इन द नंबर्स, नाउ दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा विल बी डिक्लेयर्ड एज द quantitative data, right? So in this way, anything can be converted to क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। अब जैसे आप क्वेश्चनरीज भी आप जब लेते हैं तो उसको हम लिकर्ट स्केल पे क्वेश्चंस को हम करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट साइंस में। सो एनी क्वेश्चन आस्क्ड, you get the answers in something like this, like strongly agree, agree, disagree, or strongly disagree, or any other thing can be added, और accordingly इनको आप फिर numbers में convert कर लेते हैं to get the data in the quantitative terms. On the other hand, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपका कि आपने अपनी रिसर्च को इन 4-5 डोमेन्स के अंदर प्लेस कर लिया, the things which are shown here, कि you have defined the purpose, you have come on to the use of your research, you know the time, you know the data, then accordingly you can define your research। और तो प्रोसेस हमने फॉलो करना है, वो प्रोसेस जो है वो ये प्रोसेस है जिसको हम सारे फॉलो करेंगे इन आर रिसर्च। Or I would say every formal research follows these steps in which you carry out your or you complete your work। और इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको नजर आएगा कि इसको now this is the research process। इसको एक दफा जरा एक नजर डाल लीजिए and then we can discuss it। I hope it's visible to everybody। Yes, sir, visible. अच्छा देखिए, इसके अंदर आपको जो ना जो ये जो डिफरेंट सेक्शंस या सब सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ये आप अगर थीसिस को देखेंगे तो थीसिस के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर्स होंगे जिन्हें आपने लिखना होगा। अगर आप एक देखते हैं एक रिसर्च पेपर, तो उसके अंदर ये सेक्शंस होंगे। तो एवरी रिसर्च पेपर इज आई वुड से एक उसका शॉर्टकट वर्जन कह लें या एक एक्सट्रैक्टेड वर्जन होता है। रिसर्च पेपर कम्स आउट ऑफ अ थीसिस मोस्ट ऑफ द टाइम, or many research papers can come out of a thesis। So thesis is a detailed document। That detailed document again would vary कि क्या वो मास्टर्स का थीसिस है या क्या वो पीएचडी का थीसिस है, और फिर उसके अंदर से रिसर्च पेपर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। And research papers again would carry the similar headings or sections। So अगर इधर आप देखना शुरू करें, the chapter 1 is shown as introduction, chapter 2 is the literature review। We call it the formulation phase in your research careers। Then coming on to the methodology, which is called the design and execution phase। From the methodology, you implement that method, get the results, and the results are obtained through some data analysis। So the next chapter is generally the implementation methodology or the data analysis। Then comes on to the discussion where you do comparisons of your results with some existing results and conclude your research। This is called analytical phase, and they are supported by the references, any appendices, which may be the background work, maybe some of the published research paper in case of a thesis, or any helpful material। So this whole thing is in fact what we call as a research process,
which is followed by every individual who involves in formal research or of MPhil or MS or PhD. It's again a cyclic process, may be iterated because there may be a possibility that at any stage you feel, yeah, your supervisor feel, this topic may require some improvement, so you may go back to the first stage and start doing it again. बट देर आर थ्री फेजेस और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है एक रिसर्चर का, या जहाँ से आप कहें कि उसमें उसकी जो क्वालिटी पॉलिश करने की कोशिश की जाती है, जिसका मकसद है ये एमएस कराना, वो है एनालिटिकल फेज। हम हमारे अंदर ये क्वालिटी जो है थोड़ी सी वीक होती है कि हम एक चीज के ऊपर अपने दिमाग से कोई कमेंट कर सकें जो कि ठीक डायरेक्शन में भी हो। एक हवाई तीर चलाना एक और चीज़ है, हवाई तीर जो बहुत लोग चला लेते हैं, हवाई तीर नहीं चलाने। ऐसी बात करनी कि जो वेरीफाइबल हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टफ, जो शो करती हो आपकी डेप्थ को, जो कि शो करती हो कि आपकी एक अच्छा बेस लाइन आपने कवर किया हुआ है खास डोमेन को, और फिर आप जो बात कर रहे हैं वो हमेशा आप एक रेफरेंस से बात कर रहे हैं, और आपके बात में वजन है, जिसको हम कहते हैं कि बात में वजन होना। दैट इज द एनालिटिकल फेज फॉर विच द मास्टर्स इज कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स, एंड which in fact distinguishes one person from another person. The one who is more analytical in his or her approach during the master's thesis is generally more acceptable in the market, and vice versa. सो इसमें अगर मैं वन बाय वन थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करूं, तो जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इनफैक्ट हमारे, अगर आप रिसर्च पेपर आपने अब तक कुछ खोल के देखे होंगे, जो कि मेरे ख्याल में आपने देखे होंगे, तो आपको नज़र आया होगा कि सबसे पहली चीज़ रिसर्च पेपर में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट नज़र आता है। हम इन सब सेक्शंस पे थोड़ी देर बाद आएंगे, बट ये कि इंट्रोडक्शन इन एनी केस आपको एब्स्ट्रैक्ट के बाद नज़र आएगा, जो कि हर रिसर्च पेपर के अंदर लोगों ने लिखा होगा। फिर आपको शायद लिटरेचर रिव्यू का सब सेक्शन भी नज़र आया हो, या इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिटरेचर रिव्यू डिस्कस किया गया होगा। इट मे ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ये कॉम्पैक्ट वर्जन होता है थीसिस का, तो कुछ लोग इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू को कंबाइन भी करते हैं, कुछ अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग लिखना मुनासिब ज़्यादा है, उसकी वजूहात हम डिस्कस करेंगे, बट ये कि दे आर द टू सेक्शंस व्हिच यू हैव मस्ट हैव सीन इन द रिसर्च पेपर्स। और सब्सिक्वेंटली आपको एक फिर प्रपोज्ड मेथड नजर आया होगा कि जी बेस्ड ऑन माय लिटरेचर रिव्यू मैं अब अपने काम को इस तरीके से करूंगा, और अकॉर्डिंगली आगे कुछ सेक्शंस भी होंगे। मैं अभी बात नहीं करना मैं चाह रहा, बट ये कि ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं आपको अपने रिसर्च पेपर्स में भी नजर आएंगे और देखे होंगे आप। आई होप सबने देखे हैं, कोई ऐसा जिसने रिसर्च पेपर बिल्कुल स्क्रॉल नहीं किया अभी तक? एनीबडी आउट ऑफ यू? एनीवन? कोई नहीं है? चलें गुड। अगर सबने देखे हैं रिसर्च पेपर, तो आपको ये सेक्शंस इसमें नज़र भी आए हैं। इन सेक्शंस की डिटेल में हम जाएंगे। इससे पेशतर कि हम इन डिटेल्स पे जाएं, हम सिर्फ एक रिसर्च प्रोसेस को हमने देख लिया है। अब इस रिसर्च प्रोसेस को हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा जाता है, क्या लिखा जाता है, और अकॉर्डिंगली लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, मेथडोलॉजी क्या होती है, ये हम साथ साथ देखेंगे। बट अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी दे रही है, तो हम उसके बाद अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ के ऊपर, विच इज़ इनफैक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। लेट मी ओपन शेयर अनदर थिंग विद यू नाउ। कोई सवाल आपका यहाँ तक है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक जो ब्रॉडली स्पीकिंग चीज़ें कवर की हैं, मैं एक दफ़ा समरी दोबारा दे देता हूँ कि हमने रिसर्च की इंपॉर्टेंस से डिस्कशन शुरू की हैं, उस पर बहुत सारी बातें की हैं, और उसके बाद फिर हम आ गए हैं रिसर्च में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, पर्पस, यूज, डाटा, और एक चीज़ और थी विच वाज द टाइम, के टाइम के लिहाज से रिसर्च के अंदर क्या चीज़ किस तरह से डिस्कस हो रही है, तो ये हमने डिस्कस की। और उसके बाद हमने रिसर्च साइकिल को डिस्कस किया, और बीच में कुछ और बातें भी हम श्योर की होंगी, एंड यू मस्ट हैव बीन नोटिंग दोस थिंग्स, वो आप समरी में मुझसे शेयर कीजिएगा। कोई सवाल जवाब हो तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं, और नोट करके आप डिस्कस बिल्कुल करें। अब हम इससे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, विच इज इनफैक्ट another thing which is called the types of researches.
Okay. So, let me ask you one question. Everybody out of you has selected some research papers. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपने उसमें शायद गौर किया हो कि कुछ रिसर्च पेपर्स होंगे जो किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुए होंगे, कुछ रिसर्च पेपर्स होंगे जो किसी जर्नल में पब्लिश हुए होंगे. So can anyone identify what is your understanding about a conference paper and a journal paper? Let's answer first the conference paper. ये conference क्या होती है और इसके रिसर्च पेपर्स से क्या मुराद है, क्या होते हैं? जी, anyone to answer? Any volunteer? जी, सुंदर साहब, आपको आवाज आ रही? जी सर। आपने कोई रिसर्च पेपर्स देखे हैं तो उनमें कोई हाँ कॉन्फ्रेंस तो थोड़े पेपर? से देखे हैं। सब कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं जो कि किसी भी कॉन्फ्रेंस के जैसे मिनट्स हो गए या उसमें जो भी डिस्कशन हुई, जो कि फेलो रिसर्चर्स हो गए या एक फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हो गए, उन्होंने भी जो नोट डाउन किया, एक वो चीज़ होता है। और जर्नल पेपर्स जो है, जो टारगेटेड स्कॉलर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, जो वो उस स्पेसिफिक फील्ड को कवर करते हैं और लिखते हैं, वो जर्नल्स होते हैं। टू माय अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ें इन दोनों इनमें अच्छा, ये चलें, इनमें डिफरेंस है। इनमें इनमें हम क्लैरिटी कुछ लेकर आते हैं. ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसको जी हम सर। ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपने थोड़ा चीज़ों को बहुत फोकस करके सुनना भी है. एनीबडी एल्स? जी, राइट सर। मिसफर, आपकी क्यों अंडरस्टैंडिंग? सर इसमें मेरी मिसफर. अंडरस्टैंडिंग इस तरह है कि जो हमारे हमने क्योंकि कॉन्फ्रेंस पेपर जो न्यूरेप्स के कॉन्फ्रेंस पेपर थे उसके ऊपर डॉक्टर साहिद बशीर के साथ काम किया था, तो उसमें ये है कि कॉन्फ्रेंस की एक स्पेसिफिक डेट होती है और उसमें पेपर्स वगैरह आप सबमिट करते हैं और वो चूज करते हैं कि कौन से पेपर जो हैं यार वर्दी के उनको आप उसमें कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाए. ऑन द अदर हैंड जर्नल एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर ही उन जर्नल के जो पेपर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट. अच्छा, चलें, ठीक है. आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नॉट करेक्ट. लेट अस करेक्ट दैट. अच्छी बात है टू गेट योर व्हाट यू अंडरस्टैंड. लेट आस्क समबडी एल्स. जी, आबिद साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई रिसर्च जिस तरह किसी टॉपिक पे रिसर्च हुआ, अगर वो किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाए तो वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स होंगे। और अगर वो किसी जर्नल में पब्लिश हो जाए, जैसे कि जर्नल्स हमारे यहाँ पे जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जर्नल्स मल्टीपल्स हैं, तो वो आई थिंक जर्नल रिसर्च पेपर्स होंगे। ठीक है, वो बात तो मतलब इस पर्सपेक्टिव से तो ऐसे ही है. कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हो जाए तो कॉन्फ्रेंस पेपर है, जर्नल में पब्लिश हो जाए तो जर्नल पेपर है. बट आपस में दोनों में क्या फर्क है वो थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है. चलें, ठीक है, नो इश्यूज. मगर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सॉरी सर, मेरी कोई खास इंट्यूशन नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर. ओके. लेट्स आस्क वजाहत. सर रिसर्च पेपर जो है वो उसमें कोई आपने कोई फाइंडिंग्स की हैं या आपने रिसर्च वर्क किया है, उसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजीज और कंक्लूजन्स एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वो किया जाता है। जबकि कॉन्फ्रेंस पेपर को आप ऐसा ले सकते हैं कि जैसे बाकी भी स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास वाले कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक आपकी डेट के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो उसके अंदर आपको प्रेजेंट करते हैं अपना किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो उसी के ऊपर लेके आगे फिर प्रोसीड किया जाए। अच्छा, ठीक है. चलें, थोड़ा सा इनको ना चीज़ों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता हो कि इनमें आपस में फ़र्क क्या है और इनके पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं. और अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कुछ हमें जो आपके कुछ से कि आई वुड से कि कुछ उस तरह से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है बहुत सारे लोगों की, उनको हम ठीक करते हैं. अच्छा, पहली बात तो देखें, कॉन्फ्रेंस, या पहले हम ये बात करते हैं कि रिसर्च पेपर इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि उस वक्त लिखी जाती है जब आप एक टॉपिक पे कुछ चीज पढ़ते हैं, पढ़ के कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो या तो आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या आप कोई हार्डवेयर बनाते हैं. जब वो बन जाता है तो फिर उसको आप एनालाइज करते हैं कि इस तरह की और चीजें भी बनी हुई हैं, तो
मैंने जो किया है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और जब ये चीज़ भी स्टैब्लिश हो जाए तो आप फिर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप अगर आप एमएस के स्टूडेंट हैं तो उसको हम कहते हैं जी कि हम एक थीसिस लिखते हैं, और अगर आप एक सिंपल एक बिजनेसमैन है तो शायद आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं जिसमें यही सारी चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से, कोई थोड़ी डिटेल में लिखता है, कोई थोड़ा शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखता है, बट मोटे तौर पे वो क्या क्या लिखेगा, वो लिखेगा जी कि इस तरह के काम क्या क्या हुए हुए थे, मैंने क्या किया, और मेरे रिजल्ट्स किस तरीके से पिच हो रहे हैं अगेंस्ट सम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स और एग्जिस्टिंग हार्डवेयर्स, और फिर मेरा कंक्लूजन ये है। क्या ऐसे ही होता है ना? हम सब ऐसे ही करते हैं ना जब कोई काम करते हैं तो इसको एक तरह से एक जगह पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, या कर सकते हैं अगर नहीं भी करते तो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ये कि यही चीजें सारी हम जमा करते हैं। क्या सारे एग्री करते हैं? कैन यू विजुलाइज? मेरे सवाल का जवाब देंगे? नॉट लिसनिंग एनी आंसर। क्लास में ही है सारे, आवाज आ रही है मेरी? जी, मिस वन ने तो हैंड्स अप किया है, बाकी आबिद, वजाहत। तो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, कि नहीं आ रही आवाज? जी ठीक है, वजाहत, खुरम, सीमा, सुंदस, आपको आवाज आई मेरी? मैंने जो भी बात की कि हमने जब कोई काम करते हैं तो कुछ एक पैटर्न पे कुछ चीजें हम करते हैं, और वो फिर अकॉर्डिंगली हमारे दिमाग में होती हैं या किसी पेपर पे होती हैं, राइट? तो जब वो चीजें आपके पास आ जाती हैं तो वो चीजें अब आपने अगर एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो अब वो रिसर्च पेपर आप बनाते हैं खास टेम्पलेट पे। तो अब जारी बात, जब रिसर्च पेपर मैंने लिखना है और आपने जो पढ़े भी हैं तो आपको नजर आएगा कि वो एक खास टेम्पलेट पे लिखे जाते हैं। अब वो मेरी ख्वाहिश या मर्जी है कि मैं वो किसी कॉन्फ्रेंस में के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकता हूँ और मैं किसी जर्नल के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकता हूँ। तो दोनों तरफ काम पब्लिश किया जा सकता है, किसी भी टॉपिक पे किया जा सकता है, किसी भी डिटेल्स की हद तक किया जा सकता है। एज सच देर इज नो लिमिटेशन ऑन द डिसीजन कि आप क्या टॉपिक पे काम कर रहे थे, किस तरह के आपने कितनी लेंथ में लिखा है, और उसका कितनी डेप्थ है उस इंफॉर्मेशन की जो आप देना चाह रहे हैं। दोनों तरफ highly technical content can be published. As such, there is no limitation for going to any site, right? पहली चीज तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि जी अब से फर्क तो है, अब वो फर्क क्या क्या है उन पे आप आते हैं। इससे पहले कि मैं जर्नल पे जाऊं, पहले हम कॉन्फ्रेंस की बात कर लें। लेट मी शेयर के कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, जनरली दीज आर कॉल्ड द टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस, ये फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम साल में एक दफा की जाती है। किसी भी मुल्क में हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बैनर के नीचे हो सकती है। डेफिनेटली वो टेक्निकल बैनर होगा क्योंकि टेक्निकल कंटेंट, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है। चाहे वो मैनेजमेंट साइंस की है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की है। स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी वो कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, जनरलाइज टॉपिक्स पे भी की जा सकती है। साल में एक दफा कॉन्फ्रेंस की जाती है। मैं अब एक और अगेन हर डोमेन के कुछ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यानी टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। सिविल की भी होंगी कुछ पाँच छः, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की भी होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी होंगी। तो आप जो जो लोग जहाँ जहाँ पे पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप सबके एरियाज में कोई ना कोई टॉप नॉच फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस या सेट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। मेरा और आपका काम क्या है कि ड्यूरिंग आवर एकेडमिक कैरियर वी हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर्स एंड फ्रॉम द अवेलेबल लिटरेचर एंड फिगर आउट कि वेयर इज दैट फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस, विच वन इज द बेस्ट कॉन्फ्रेंस, और विच कॉन्फ्रेंस शुड आई टारगेट। साल में एक दफा होगी ऑफ कोर्स। अब मैं आपसे एक सिर्फ एक वेब पेज से मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में जो दो फ्लैगशिप टॉप कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक का नाम है आई ट्रिपल ई ग्लोब कॉम,
और एक का नाम है IEEE ICC। मैं इनमें से किसी एक को उसका वेब पेज जो है खोल के आपसे उसकी ज़रा कंटेंट डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। IEEE ग्लोबकॉम 2024। मैंने इसको गूगल पे सर्च किया है, मैंने इसका वेब पेज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। एक सवाल किसी ने मुझसे भी किया है, कौन इसका सवाल है जी? अम, सवाल तो कोई नहीं है, फरहान ने कहा है जी कि फॉर्मल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का नाम लिखा हुआ है। जी फरहान, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर ये बेसिकली ये फॉर्मल जो होती है एकेडमिक के लिए लिहाज से होती है कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, सारी बात है। फॉर्मल एकेडमिक्स ही होती हैं, जो इनफॉर्मल होती हैं वो तो आप अपने घर पे बुला लें चार दोस्तों को तो आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। हाँ। क्या ख्याल है? उसको भी यस। कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं ना। कॉन्फ्रेंस इज गैदरिंग ऑफ पीपल, सो दैट गैदरिंग कैन बी यस। डन फॉर्मली इनफॉर्मली। सो जो टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये फॉर्मल गैदरिंग्स होती हैं, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे, किसी यूनिवर्सिटी के तहत, किसी बड़े ग्रुप के नीचे फॉर्मली इनवाइट किया जाता है और उसको कंडक्ट किया जाता है। प्राइमरी एम ऑफ अ कॉन्फ्रेंस is collecting similar minds in a country to promote the local culture. ये याद रखिएगा। It's an activity where people are gathered and they discuss, they develop PR, they interact with each other, they try to solve each other's issues, and in this way they also learn the local culture. लाइक पाकिस्तान में अगर एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें दुनिया भर से लोग आएंगे, बड़े बड़े दिमाग होंगे। हो सकता है आइंस्टाइन अपने दौर में होता, वो भी शायद आ जाता। अगर वो यहाँ आता तो यहाँ के लोगों को उससे जो फायदे होते वो लामहदूद थे। तो कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ये होता है कि बड़े दिमागों को छोटे दिमागों के साथ जमा किया जाए और वो आपस में इंटरेक्ट करें, और ऐसी जगहों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या सोशल साइंसेज या मैनेजमेंट साइंसेज पनपे जहाँ पे वो चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी या कम थी। Conferences का main aim is the promotion of local culture and promotion of outer advancements within that local culture. तो अगर ये पर्पस जहन में हो तो मैं आपको अब एक आध कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल टूर भी कराता हूँ, और एक वेब पेज मैं खोलूंगा। यू कैन find out many web pages which are developed with the purpose of participation in a technical conference, and all of us are, because we all are फॉर्मल एकेडमिक परसूअर ऑफ नॉलेज। सो हमें अगर कॉन्फ्रेंस पेपर्स पढ़ने हैं तो हमें इनफॉर्मल टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स पढ़ने हैं। देर आर मैनी कॉन्फ्रेंसेस विच आर फेक एज वेल, सो वी हैव टू फिगर इट आउट। मैं उस पर बात करूंगा, पहले मैं सिर्फ कॉन्फ्रेंस के परस्पेक्टिव से बात करता हूँ आपसे। तो लेट मी शेयर अ वेब पेज। ओके, ग्लोब कॉम का मैं शेयर कर रहा हूँ, आप अपने पास भी खोल सकते हैं। आई होप आपको भी विजिबल हुआ होगा एक पेज, नजर आ रहा Yes, sir, visible. है? एवरीवन कैन सी? जी सीमा, आपको नजर आ रहा है? यस सर। ओके मिसफर? जी सर, नजर आ रहा है। ओके वजाहत? वजाहत को नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा चलें, गुड, इट मींस एवरीबडी कैन सी इट। नाउ दिस वेब पेज इज स्पेसिफिकली a flagship conference of इंजीनियरिंग, या कहें CS, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, उस पर्सपेक्टिव से ये एक कॉन्फ्रेंस का वेब पेज है। एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज टू फिगर आउट कि आपके डोमेन में कौन सी अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं। ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर खुद करना है। पढ़ें, डिस्कस करें, एडवाइस लें और अकॉर्डिंगली उन कॉन्फ्रेंसेस में आने की कोशिश करें जो कि आपके एरिया की फॉर्मल टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस हैं। अब इसको अगर आप देखते हैं, देखिए इट्स अ पेज विच इज़ बड़ा एक एलाबरेट किस्म का वेब पेज आपको नजर आएगा आपकी अपनी नज़रों के सामने। इसमें आपको नजर आएगा जी इसका कुछ इसकी कुछ कमेटीज़ के बारे में बात हुई हुई है, ऑथर्स का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो देखें, आपको नजर आएगा कि इसमें कॉल फॉर इंडस्ट्री पैनल्स, इंडस्ट्री प्रेजेंटेशंस, कॉल फॉर पेपर्स, ट्यूटोरियल प्रपोजल्स, वर्कशॉप प्रपोजल्स, कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम कुछ विजिबल है, इसकी रजिस्ट्रेशंस के बारे में डिटेल्स हैं। अगर आप, चूंकि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त साउथ अफ्रीका में, 8 से 12 दिसंबर को होगी, तो उसके लिए उसके पैकेजेस के बारे में बात हुई हुई है, इसके एग्जिबिटर्स पैटर्न्स की बात हो रही है। अगर मैं होम पे जाऊं इसके, तो मुझे नजर आता है इसका नाम है IEEE ग्लोबकॉम, IEEE ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस।
तो इसकी डिटेल्स अगर आप देखते हैं तो पिछले ऑलमोस्ट 60-70 ईयर से कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये सीरीज में अकॉर्डिंगली अगर 60 साल से हो रही है तो 60th कॉन्फ्रेंस हो गई, 10 साल से हो रही है तो 10th कॉन्फ्रेंस होगी। और इस तरह से जिस नंबर पे भी हर साल रिपीट हो रही है अकॉर्डिंगली दुनिया की हर कॉन्फ्रेंस जो है जितनी ज्यादा दफा रिपीट हो रही है इट मीन्स वो उतनी ज्यादा आई वुड से कि रेवर्ड है या ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इम्प्रूव कर रही है हर साल। तो एक क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन अबाउट अ कॉन्फ्रेंस to read from and to submit your papers is how many times it has been repeated in the history. So अगर 10 से ऊपर नंबर है तो mostly that conference would be a good quality conference and its research papers accordingly would be good quality. ठीक है जी, ये पहली चीज समझ आई कुछ मेरी एक कि पहला क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्फ्रेंस इज दैट इट इज बीइंग रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। नंबर 2, ये कॉन्फ्रेंस अगर आप देखते हैं तो ये हो रही है IEEE के तहत। IEEE इज अ फोरम विच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर फोरम ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के नाम से है। और इसने अपना इसको बैनर दिया है या अपना नाम दिया है इस कॉन्फ्रेंस को। इट मीन्स कि IEEE ने अगर अपना नाम दिया है इस कॉन्फ्रेंस को जो कि हर जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है, तो IEEE ने इंश्योर किया होगा कि इस ये कॉन्फ्रेंस कुछ कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करती है। इसके कुछ रिव्यूअर्स होंगे, कुछ इसके एडिटर्स होंगे, कुछ इसकी फंडिंग या फाइनेंशियल कोई एस्पेक्ट्स होंगे जो इसको कंडक्ट करना है। उसके अंदर कुछ तरीक़ेकार डिफाइन किए गए होंगे, इसके रिव्यू प्रोसेस को डिफाइन किया गया होगा। सो यू सी IEEE if any big name give its name to anybody then he or she would ensure that मेरा नाम चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड आपने मीट करना है। अगर आप ये मिनिमम स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे तो मैं आपको अपना नाम ही नहीं दूंगा। तो IEEE के नाम का मतलब ये है कि ग्लोब कॉम कॉन्फ्रेंस का नाम है बट IEEE ने अपना नाम दे दिया। इट मीन्स का IEEE ने कहा है कि ठीक है जी, आपने मेरे मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने कर लिए हैं या आप ठीक हैं। तो अगेन सेकंड क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ अ गुड कॉन्फ्रेंस इज दैट सम बिग नेम इज देयर ऑन इट्स पैनल। IEEE is a big name, ACM is a big name, Elsevier is a big name, Springer is a big name, Taylor and Francis is a big name। So ये जो बड़े बड़े नाम हैं रिसर्च डोमेन के, रिसर्च कम्युनिटी के, हमें हर कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस किसी अच्छे बड़े नाम के तहत हो रही है। तो इट मीन्स कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बीच में डालने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस का स्टैंडर्ड, इसमें होने वाले पब्लिश होने वाले पेपर्स का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। और अगर ये नाम नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मतलब चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा। सिंपल ये लिख देना कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल कम्युनिकेशन, जो कि से हमारे किसी एक शहर में हो रही हो या दुनिया के किसी भी शहर में हो रही हो, न्यू दिल्ली में हो रही हो या वो स्पेन में हो रही हो या वो फ्रांस में हो रही हो, बट कोई बड़ा नाम नहीं है, पहली दफा हो रही है, तो इट मीन्स कि हमें हमारे कान खड़े होने चाहिए कि जी नो नो दिस इज नॉट दी वन द प्लेस टू पार्टिसिपेट और टू पब्लिश आवर वर्क और मे बी टू रीड द वर्क ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेज। द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ अ गुड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस इज दैट अ बिग नेम इज देयर। सो पहला मैंने आपसे कहा था कि इज द रेपुटेशन, सेकंड इज big names or the prominent organizations. And now the third thing is every conference has a rejection rate. आवाज आ रही थी मेरी? और समटाइम बात मुझे यस ऐसा लगता है जैसे मुझे आप मुझे सुन नहीं पा रहे, असल में ऑनलाइन के इश्यूज होते हैं। सर आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ आ रही रही है है सर। और बात समझ भी आ रही है? जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। ओके। सो कॉन्फ्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ क्वालिटी फैक्टर्स देखने हैं। मैंने कहा कि साल में एक दफा होगी मोस्टली। अब देखें ये कॉन्फ्रेंस 2024 में हो रही है, 23 में भी हुई होगी। आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये पिछले 60-70 साल से हो रही है। तो मैंने ये देखना है कि जी कॉन्फ्रेंस रिपीट हो रही है, इट मीन्स अ गुड कॉन्फ्रेंस। इसमें बैनर है, इट्स अ गुड कॉन्फ्रेंस। इसमें रिजेक्शन रेट है, नाउ दिस कॉन्फ्रेंस हैज गॉट अ रिजेक्शन रेट ऑफ 75%, यानी तकरीबन 25% एक्सेप्टेंस रेशियो है। क्या मतलब है कि 100 पेपर जब इसके पास सबमिट होते हैं
क्योंकि अगर मैं इसका थोड़ा प्रोसेस खोलूँ, अच्छा अगर ये अब हमारा सेशन एंड हो तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा ताकि इस पोर्शन को हम कंप्लीट जरूर कर लें। आप देखें, ये मैं अभी आपको वेब पेज नज़र आ रहा है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जी के इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ मेंशन्ड हैं। वर्कशॉप पेपर सबमिशन की बात हुई हुई है, फिर इंडस्ट्री प्रपोजल सबमिशन की बात हुई हुई है, फिर उसने कहा है कि जी इसका एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन कैमरा रेडी समथिंग कुछ डेट्स मेंशन की हुई जिनको ये फॉलो कर रहे होंगे। अब अगर मैं इसके ऑथर्स में जाके कॉल फॉर पेपर्स पे चला जाता हूँ, क्योंकि जनरली मुझे इसमें देखें, इसमें रिसर्च पेपर्स भी हैं, इसमें ट्यूटोरियल प्रपोजल्स भी हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। यानी अब ये जो एक कॉन्फ्रेंस होगी इसमें रेगुलर रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ ट्यूटोरियल प्रेजेंटेशंस, यानी कुछ लोग कोई बेसिक टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, कुछ वर्कशॉप्स भी कराएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी होंगे, अगेन उनसे भी आप मिलेंगे, उनसे भी पीआर डेवलप करेंगे, बहुत सारे लोग भी आएंगे, प्योर रिसर्चर भी होंगे, प्योर इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे। उन सब से मुलाकातें करना, मिलना जुलना, पीआर डेवलप करना, ये इसके मरकजी मकासद में शामिल है। मैं कॉल फॉर पेपर्स को खोलता हूँ, अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आएगा जी कि इसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज कॉल फॉर पेपर्स हैं, और इसमें एक रेंज ऑफ एरियाज हैं जिनमें आप पेपर्स अपने सबमिट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको विजिबल है तो लिखा हुआ आ रहा है जी कि एक एरिया है कॉग्निटिव रेडियो एआई इनेबल्ड नेटवर्क्स के ऊपर, और इसको कोई दो लोग इसके एक चेयर है और कुछ और लोग हैं इसके साथ। इस तरह एक दूसरा सेशन या दूसरा सिंपोजियम एरिया है जिसमें कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की बात हो रही है। तीसरे में क्वालिटी ऑफ सर्विस है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया है, कम्युनिकेशन थ्योरी है, ग्रीन कम्युनिकेशन है, आईओटी सेंसर नेटवर्क्स है, मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ तो देखेंगे इसमें कोई अराउंड 20+ एरियाज में रिसर्च पेपर सबमिट हो सकते हैं। इवन सोशल नेटवर्क्स है, और इसमें आप एक कॉन्फ्रेंस ऐसी भी हो सकती है इसमें मल्टीपल डोमेन्स नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। इसके अंदर ज्यादातर टेक्निकल हैं, बट यू विल फाइंड कॉन्फ्रेंसेज जहाँ पे नॉन टेक्निकल, इनको हम कहते हैं ट्रैक्स। दीज आर द वेरियस ट्रैक्स वेयर यू कैन सबमिट योर पेपर। तो आई कैन ओपन एनी वन ट्रैक टू सी कि उसके अंदर फर्दर डिटेल्स क्या है। लाइक तो मैं सबसे पहले वाला खोल लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से इसकी कॉल फॉर प्रपोजल CFP EDAS इज अ ऑनलाइन सबमिशन प्लेटफॉर्म। इस तरह इजी चेयर, ऐसा EDAS भी है, आप उसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं CFP खोलता हूँ इसकी। CFP में आपसे शेयर करता हूँ, अभी शायद विजिबल नहीं होगी आपको। लेट मी शेयर दैट, शेयर CFP। या CFP खुल गया, उसको मैंने शेयर कर दिया आपसे। चलिए, होप अब आपको ये नज़र आ रहा होगा जिसमें सिंपोजियम की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसके इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनमें आप पेपर सबमिट कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस लिखी हुई हैं और सबमिशन इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है जी, ये विजिबल है ना सबको? इज इट विजिबल टू यस। एवरीबॉडी? जी सर, विजिबल है। अब आपने अपना काम किया तो इनमें से किसी ब्रॉड ट्रैक में काम किया होगा, और उसके अंदर इनमें से किसी सब्जेक्ट के अंदर काम किया होगा। इफ यू फाइंड कि जी मेरे एरिया में यहाँ पे कोई टाइटल नजर आ रहा है, तो यू कैन स्टार्ट द सबमिशन प्रोसेस। आप सबमिट करते हैं रिसर्च पेपर अपना यहाँ पे, और जब सबमिट करेंगे तो जो टॉप पे दो लोग लिखे हुए हैं, ये आपके ये वाला हमूदा और योन मॉन, ये दोनों जो हैं इस पर्टिकुलर सिंपोजियम के चेयर को चेयर, यानी ये इसके ओवरऑल एडिटर्स हैं। जो भी पेपर्स आएंगे ये उसको एवेल्युएट करेंगे, और एवेल्युएट ऐसे करेंगे कि दे विल सेंड दोज रिसर्च पेपर्स व्हिच आर सबमिटेड टू सम ऑफ द रिव्यूअर्स टू रिव्यू एंड सबमिट देयर रिजल्ट्स। जनरली स्पीकिंग 5 रिव्यूअर्स को रिसर्च पेपर सबमिशन के पास जाता है, और वो 5 रिव्यूअर्स को वैल्यूएट करते हैं एज पर सम टेम्पलेट, और वो अपने रिजल्ट्स देते हैं बैक टू दी एडिटर्स। और फिर एडिटर डिसाइड करता है, जो कि बाइनरी डिसीजन होता है, कि या तो ये पेपर एक्सेप्टेबल है या ये रिजेक्टेबल है। तो यू सबमिट योर पेपर, इट इज प्रोसेस थ्रू द रिव्यू प्रोसेस, एंड देन यू गेट द ईमेल ऑन द डेडलाइन जो इसमें लिखी है इन टाइमलाइंस के अंदर, के जी आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है, अब आप कैमरा रेडी वर्जन